आप देख रहे हैं 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार स्टूडियो में हमारे साथ बना हुआ है उनकी बड़ी सियासी खबरों को डिकोड करने के लिए। और अब बात राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की, इन दोनों से जुड़ी बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। 1 से 3 मई के बीच राहुल और प्रियंका का नामांकन हो सकता है। जल्दी ही गांधी परिवार इस पर मोहर लगा सकता है। औपचारिक ऐलान पार्टी की तरफ से जल्द किया जा सकता है। 20 मई को अमेठी रायबरेली में वोटिंग होनी है और ऐसे में नामांकन की आखिरी तारीख जो है वो 3 मई है। तो 1 से 3 मई के बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहां से अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। अमेठी से राहुल गांधी की उम्मीदवारी की खबरें जैसे जैसे जोर पकड़ रही हैं, बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का भी बयान आया है। गजेंद्र शेखावत कह रहे हैं राहुल गांधी को पता लग गया कि वायनाड से वो हार रहे हैं, इसीलिए अमेठी की बात अब की जा रही है। राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। उन्हीं में से एक है जोधपुर की लोकसभा सीट, जहां से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत उतरे हैं चुनावी मैदान में। और देखिए, क्योंकि वैसे तो ये चुनाव प्रचार बंद हो चुका है, लेकिन 1 on 1 यानी कि डोर टू डोर कैंपेन जरूर हो सकता है। और फिलहाल गजेंद्र शेखावत वही कर रहे हैं। वक्त कम है, काम ज्यादा है, और उसी कड़ी में है एक मतदाता से मिलने की कोशिश है इस कम वक्त के दौरान भी। और ये जो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए वकीलों के बीच में पहुंचे हुए, देखिए जो तमाम समर्थक हैं, जो मतदाता है, उनके बीच में पहुंचने की कोशिश है। गजेंद्र जी, वैसे चुनाव प्रचार तो बंद हो चुका, लेकिन आखिरी कुछ घंटे काफी महत्वपूर्ण एक मतदाता तक पहुंचने के लिए। देखिए, ये हमारे अधिवक्ताओं का परिवार है और विश्वविद्यालय छात्र संघ की राजनीति के समय से लेकर अब तक सभी से मेरे आत्मीय संबंध रहे। हम सब लोग साथ में पढ़े हैं, साथ में बड़े हुए हैं, साथ में हमने सबने काम किया है। मैं एक बार चुनाव से पहले सबको मिल करके, सबको जो है जिम्मेदारी के साथ में हम सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जाकर के मतदान करें, मतदान का प्रतिशत बढ़ाएं और देश को विकसित करने की आधारशिला रखने के इस यज्ञ में अपनी आहुति दें। इसके लिए सबको निवेदन करें। चुनाव प्रचार तो वैसे बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय मुद्दों पर हम आपसे बात कर सकते हैं। तो राहुल गांधी अब अमेठी और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने की तैयारी की चर्चा चल रही है। अभी देखते जाइए, वायनाड में हार तय हो गई, इसलिए दूसरी जगह जाने की तैयारी हो गई। लेकिन उनका ये कहना है कि वापस अपने घर की तरफ जो है, और मांग ये की जा रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं, इस वजह से हम वहां पर आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, अभी तो सिर्फ चर्चाएं हैं, चर्चाओं को जो है साकार रूप लेने दीजिए, फिर इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा पीएम के लिए जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, आपत्तिजनक शब्दों का मंचों से, ये उनकी संस्कार है और उनको जैसे संस्कार उनके डीएनए में मिले हैं कांग्रेस पार्टी के, वो उसी तरह से आचरण और व्यवहार करेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत को आप सुन रहे थे। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखिए राहुल गांधी इसलिए एक और सीट तलाश रहे हैं क्योंकि उनको हार नजर आ रही है वायनाड में अपनी। वहीं राहुल के अमेठी से चुनाव लड़ने की खबरों पर वायनाड सीट से जो राहुल के सामने लेफ्ट की तरफ से उम्मीदवार हैं एनी राजा, उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। एनी राजा से खास बातचीत हमारे सहयोगी जनेंद्र कुमार ने की है, वो सुनिए। के सांसद राहुल गांधी हैं और एक बार फिर उम्मीदवार हैं। उनकी टक्कर हो रही है एनी राजा से, जो सीपीआई नेता हैं और वाम मोर्चे की उम्मीदवार हैं। मैम, वोटिंग हो रही है, होने वाली है कल। सबसे बड़ा मुद्दा, एक मुद्दा जो सबसे बड़ा आपको लगता है इस चुनाव में वायनाड में रहने वाला है? वायनाड की वोटर्स के लिए सबसे बड़ा चुनौती ये है आज जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, जो जंगली जानवर आके जनता की जान और आजीविका को पूरा सबसे बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी का अंदर वोटर्स के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी का सीमित करके देखेगा। दिस इज द टॉप मोस्ट इश्यू ऑफ वायनाड। मुद्दा आपको जिताएगा? ये जिताएगा मतलब क्या है? लोग यही बोल रहे, चुनाव हमारे लिए इतना बड़ा नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये हमारी जान ले रहे जानवर, जंगली जानवर, और हमारी पूरी आजीविका, हमारी खेतीबाड़ी, सब कुछ। राहुल गांधी को कितनी चुनाव? आइए जरा जल्दी से आपको लेकर चलते हैं। अखिलेश यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया कन्नौज सीट से, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। कन्नौज के जिम्मेदार सभी नेता कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में यहाँ के लोगों की भावना ये थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे चुनाव लड़ाया जाए। मैं जनता का आभार प्रकट करता हूँ।
यहाँ के अपने कार्यकर्ता साथी जिन्होंने मुझे इस बात के लिए कहा कि आपको कन्नौज में दोबारा एक बार फिर लड़ना चाहिए, मुझे उम्मीद है यहाँ की जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। जब मैं राजनीति की शुरुआत में यहाँ आया था उस समय जनेश्वर मिश्र जी, अमर सिंह अंकल, नेताजी आदरणीय आजम खां साहब और बड़ी संख्या में उस समय के नेतृत्व समय समय पर यहाँ आया था और मुझे नेताजी ने यहाँ पहली बार चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। और वो दिन है आज फिर मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। कन्नौज की जनता ने उस समय भी आशीर्वाद दिया था। मुझे उम्मीद है कि इस बार भी कन्नौज यादव को आप सुन रहे हैं, कन्नौज से नामांकन दाखिल कर दिया और अखिलेश की तरफ से यही कहा जा रहा है कि देखिए जनता की ये मांग थी, कार्यकर्ता ये चाहते थे, पार्टी ये चाहती थी। दरअसल इस कन्नौज सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी 22 अप्रैल को ही तेज प्रताप यादव का नाम बतौर उम्मीदवार ऐलान कर दिया गया था, उनको टिकट दे दिया गया था और कल तक खुद प्रोफेसर रामगोपाल यादव जो आज नामांकन के समय अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहे हैं वो कह रहे थे कि साहब तेज प्रताप ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज नामांकन अखिलेश यादव ने दाखिल किया है। बल्कि दुनिया में स्थान बनाया। यहाँ के लोगों की मदद, यहाँ के कारोबार, यहाँ के लोगों की खुशहाली के लिए, और जो विकास रुक गया है, जो विकास थम गया है, जिस विकास को जानबूझ करके बीजेपी के लोगों ने इसलिए रोका क्योंकि समाजवादियों ने वो काम शुरू किए थे। बीजेपी के लोगों ने नकारात्मक राजनीति की, उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनका काम करने का तरीका, बीजेपी के लोगों ने न जाने कई बार, कितनी बार लोगों को अपमानित किया है। यहाँ की जनता एक बार फिर प्यार, मोहब्बत, मिलीजुली संस्कृति, आपस में भाईचारा, उसका दौर शुरू करेगा। कन्नौज की जनता के लिए क्या संदेश रहेगा? मैं कन्नौज की जनता के लिए पहले भी सेवा करने आया था और कन्नौज की जनता ने विकास होते हुए देखा है। जो पुरानी पीढ़ी के लोग होंगे जिन्होंने लोहिया जी को चुना था, वो जानते हैं कि समाजवादी सिद्धांतों को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने और समाजवादियों ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया और उसका परिणाम यह हुआ कि समाजवादी आंदोलन न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में फैला। यहाँ की जनता ने नेताजी को भी चुना। यहाँ की जनता ने छोटे सिंह यादव, प्रदीप यादव और बहुत सारे सांसदों को चुना जो कई ऐसे समाजवादी विचारधारा से थे। हम समाजवादियों का, खासकर मेरा, क्योंकि जहाँ से शुरुआत हुई हो वहाँ फिर एक बार आने का जो सौभाग्य मिला है, मैं इस कन्नौज के विकास के लिए काम करूंगा। इसकी पहचान और बड़ी बन जाए उसके लिए काम करूंगा। यहाँ जो तमाम काम हुए हैं, चाहे वो एक्सप्रेस वे से जुड़ना, यहाँ का व्यापारी जब चलता होगा सड़क पर, कारोबारी जब सड़क पर चलता होगा तो महसूस करता होगा कि दुनिया की बेहतरीन सड़क समाजवादियों ने दी है। यहाँ पर जो बिजली का विकास है, चाहे सब स्टेशन बनने हो या तार या डिस्ट्रीब्यूशन में या जो जनरेशन में काम हुआ, वह समाजवाद। कन्नौज लोकसभा सीट से उम्मीदवारी पर्चा अपना दाखिल करने के बाद समाजवादी पार्टी सरकार के काम गिनाते हुए अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। और अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में, चुनावी राजनीति में जिस तरीके से अखिलेश यादव पर्चा दाखिल कर चुके हैं, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि राहुल और प्रियंका गांधी का भी लोकसभा चुनाव यूपी से लड़ना तय है, सवाल बड़ा हो जाता है। अखिलेश, राहुल, प्रियंका, उत्तर प्रदेश में अब जोरदार होगा मुकाबला। इसी को लेकर खास मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन पहले आपको सीधे ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं और जरा जैनेंद्र से जानते हैं कि अभी तक तो राहुल गांधी की तरफ से औपचारिक तौर पर या कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐलान किया नहीं गया है, लेकिन तस्वीर कमोबेश साफ हो गई है। कल 26 तारीख वायनाड में वोटिंग के बाद ये ऐलान होगा।
वायनाड में कल वोट पड़ने हैं, उससे पहले कैसे वायनाड के अंदर विपक्ष वहां पर घेराबंदी कर रहा है राहुल गांधी की, इसी खबर को लेकर जरा बताइए जल्दी से। बिल्कुल रोमाना, कांग्रेस की रणनीति तो यही है कि वायनाड में वोटिंग के बाद और केरल में वोटिंग के बाद, केरल की सभी 20 सीटों पर कल ही वोटिंग हो जाएगी, इसके बाद अमेठी से राहुल गांधी की उम्मीदवारी का ऐलान हो। देखिए, वायनाड से राहुल लड़ रहे हैं, यहां पर उनकी स्थिति बेहद मजबूत है। उनका मुकाबला एनी राजा जो सीपीआई के उम्मीदवार है और सुरेंद्रन जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे है, लेकिन इस रेस में राहुल गांधी काफी आगे हैं। बावजूद इसके यहां वोटिंग तक अमेठी का ऐलान इसलिए रोका गया कि वायनाड में भले ही राहुल को दिक्कत हो ना हो, लेकिन केरल की बाकी सीटों पर कांग्रेस के लिए थोड़ी चुनौती स्थिति उत्पन्न हो जाती है अगर ये खबर पहले सामने आ जाती है आधिकारिक तौर पर कि राहुल अमेठी से भी लड़ेंगे। इसलिए इस ऐलान को होल्ड किया गया। और अब दूसरी बात ये देखिए कि 17 सीटें कांग्रेस लड़ रही है यूपी में, 15 पर ऐलान हो चुका है, दोनों वीआईपी सीटें रोकी हुई हैं। जाहिर सी बात है, संकेत साफ है कि वो दोनों सीटों से राहुल और प्रियंका लड़ने जा रहे हैं सूत्रों के मुताबिक, और इसका ऐलान आने वाले 2 से 3 दिनों में। तमाम जानकारी के लिए संकेत साफ है और अब तो कमोबेश तस्वीर साफ इस रूप में भी होने लगी कि अखिलेश यादव ने तो नामांकन दाखिल कर ही दिया है। उत्तर प्रदेश में सियासी लड़ाई इस चुनाव में अब जोरदार आपको लगता है प्रदीप जी होगी अखिलेश राहुल प्रियंका की उत्तर प्रदेश के रण में एंट्री से? बिल्कुल, उससे कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर पड़ता है, उनका उत्साह बढ़ता है अगर उनका बड़ा नेता लड़ रहा हो। लेकिन अगर अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, अगर उनको चुनाव लड़ना था तो पहली सूची में उनका नाम होना चाहिए था। ये जो कंफ्यूजन कि लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। दूसरी बात, कन्नौज इतना आसान नहीं होगा। पिछली बार भी डिम्पल यादव हार गई थी, कम मार्जिन से हारी, सही बात है, लेकिन तब सपा बसपा का अलायंस था और मायावती का मंच से डिम्पल यादव ने पैर छुआ था इस उम्मीद में कि दलित वोट जो है समाजवादी पार्टी को मिलेंगे। हालांकि इस घटना का जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं समर्थकों में बहुत अच्छा असर नहीं हुआ। इस बार बीजेपी के लिए एडवांटेज ये है कि सपा बसपा का अलायंस नहीं है, सपा बसपा दोनों अलग अलग लड़ रही हैं। और असीम अरुण नाम के एक शख्स है, विधायक हैं, जो मंत्री भी हैं यूपी सरकार में, एडीजी रहे हैं वहाँ यूपी पुलिस के। वो दलित वोटों में उनका बड़ा अच्छा असर है, वो एडवांटेज है इस बार बीजेपी को उनके होने का। तो कुल मिलाकर ये इस चुनाव जो है अखिलेश यादव के लिए उतना आसान नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके हार जाने की स्थिति है, जीत नहीं पाएंगे, लेकिन डिम्पल यादव के लिए जितना मुश्किल था उससे ज्यादा मुश्किल जो है अखिलेश यादव के लिए ये चुनाव। जो बात आप कह रहे हैं, दरअसल कन्नौज के लोग भी वही बात कह रहे हैं कि साहब अभी तक जब तक तेज प्रताप यादव का नाम सामने किया गया था तब तक तो ऐसा लग रहा था कि कोई चुनाव होगा ही नहीं, लेकिन कम से कम अखिलेश के आने के बाद अब लग रहा है कि मुकाबला जो है वो टक्कर का होगा। पलड़ा भारी आखिर में किसका पड़ेगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आप सर जी? मैं जोड़ना ही चाह रहा था कि जैसा प्रदीप जी ने कहा बिल्कुल सही सारी बातें हैं, क्योंकि उस वक्त सपा बसपा का गठबंधन था। एक तथ्य उस समय था जो अखिलेश के खिलाफ था, डिम्पल के खिलाफ था, समाजवादी पार्टी का घर अपने आप में ऑर्डर में नहीं था। शिवपाल यादव पार्टी छोड़ चुके थे। शिवपाल यादव ने बाकायदा बैठ करके रसूलाबाद और जो विधानसभा क्षेत्र है कन्नौज के जो इटावा से लगे हुए हैं, वहां बैठ के बाकायदा डिम्पल को हरवाने का काम किया था और डिम्पल हारी वहीं से है। डिम्पल की जो लीड जो कम हुई है, जो 12,000 वोट से, वो रसूलाबाद से आ रही है। और रसूलाबाद में कुछ नेता थे जो विधायक थे, शिवकुमार बेरिया और सारे लोग, इन्होंने इंश्योर किया कि डिम्पल हारे। समाजवादी पार्टी के ही लोग थे उसमें, शिवपाल के। तो वो फैक्टर भी इस बार नहीं है। ये बात अखिलेश के पक्ष में रहेगी क्योंकि शिवपाल उनके साथ है, पूरा ग्रुप उनके साथ है, परिवार एकजुट है, उनका वोट बैंक एकजुट है, कार्यकर्ता एकजुट है, तो ये उनके पक्ष में होगा। ये पक्ष में होगा। लेकिन यहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं अभय जी कि साहब आसान नहीं होगा, मुकाबला जोरदार होगा अखिलेश यादव के लिए कन्नौज का ये मुकाबला। पर सवाल बड़ा हो जाता है कि बीजेपी अभी तक जो उत्तर प्रदेश 80 में से 80 का टारगेट लेकर चल रही थी, अब अखिलेश, राहुल भी, प्रियंका भी, जो सबकी एंट्री हो रही है, बीजेपी के लिए अभी भी मुकाबला आसान या मुश्किल? हमेशा इस तरह की छवियां बनाई जाती हैं कि हमारे लिए मुकाबले आसान हैं, हम आसानी जीत जाएंगे, सवेरे टहलने निकलते हैं, उस तरीके से हम ये चुनाव भी जीत जाएंगे। लेकिन चुनाव एक ऐसी चीज है, उसको लड़ना पड़ता है, मजबूती से लड़ना पड़ता है, तभी जीत हार होती है, आसान कुछ नहीं होता है उसमें। दूसरी बात यह है, कन्नौज के परिणाम के ऊपर एक मेरा टेक है खास तरह का, जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। वो ये है कि कन्नौज में डिम्पल ने मंच से उनके पैर छुए थे मायावती के, इसके बावजूद भी जो दलित वोट है वो न केवल कन्नौज में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां गठजोड़ था, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को ठीक से नहीं मिला जी। अच्छा, नहीं मिला। लेकिन मायावती की छवि यह है कि कुछ बहुत सारा दलित वोट जो है ना ये ले गए, मतलब, और मायावती के उम्मीदवारों को यादव वोट खूब मिला।
इसलिए मायावती 10 सीटें जीत गई और अखिलेश का ग्राफ नीचे आ गया। अखिलेश पांच सीटों पर रह गए। भगत जी छोटी सी बात जोड़ना हाँ जी। चाहते हैं, मायावती को यादव वोट नहीं मिला, मुसलमान वोट मिला। आप देखिए जो सीटें वो जीती हैं वो ज्यादातर मुस्लिम बहुल इलाकों से जीती, जहां यादव मतदाता नहीं है। तो इसलिए दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को वोट ट्रांसफर नहीं किया, ऐसा मुझे लगता है। मायावती ने तो इसी आधार पर ही गठबंधन मैं जो बात कह रहा हूँ वो लोक नीति का एक पोस्ट पोल सर्वे है। ठीक है। वो पोस्ट पोल सर्वे दिखाता है कि बहुजन समाज पार्टी को यादवों ने ज्यादा वोट दिए और समाजवादी पार्टी को जाटव मतदाताओं ने, दलितों ने कम वोट दिए। मैं उस सर्वे के आधार पर कह रहा हूं, उस सर्वे में बाकायदा एक टेबल, एक तालिका है, उस तालिका में ये पूरा ब्यौरा है। तो उससे लगता है कि ये इस तरीके से पूरा मामला हुआ था। इसीलिए न तो इस बार मायावती चाहती थी कि अखिलेश से हमारा हो, क्योंकि मायावती के दिमाग में ये परसेप्शन थी। तो सर्वे कहता है, मायावती इस बात को नहीं मानती। मायावती कहती है भाई हमको नहीं वोट मिले, अखिलेश कहते हैं हमको उनके वोट नहीं मिले। दोनों ही नेता नहीं चाहते थे कि एक दूसरे के साथ कोई गठजोड़ हो। ठीक है, जल्दी से विजय जी। कि अखिलेश और डिंपल में जो फ़र्क है पिछले चुनाव का, जो एसपी बीएसपी कॉम्बिनेशन तो ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव और डिंपल यादव में एक बड़ा फ़र्क ये है कि डिंपल यादव प्रॉक्सी लीडर हैं समाजवादी पार्टी की। प्रॉक्सी लीडर हैं कि जब अखिलेश जी नहीं हो तो उनको सीट दे दी जाए। अखिलेश यादव प्रॉक्सी लीडर नहीं है, अखिलेश यादव पार्टी के अध्यक्ष है, पार्टी के नेता हैं। तो उनके लिए ज़्यादा ताकत के साथ कार्यकर्ता और जो सब चीज़ें हैं वो निकल कर आएंगी। और जैसे विनोद जी ने भी जिक्र किया कि जो पिछली बार घर ठीक नहीं था, वो घर भी सुधरा है। और ये कहना कि चुनाव आसान होगा, किसी के लिए भी कोई भी चुनाव आसान नहीं होता, बल्कि जो चुनावों में आप मानते हैं कि आसान है वही हारे जाते हैं अक्सर। बिल्कुल। और फिलहाल ये चुनाव जो है वो बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश ने नामांकन दाखिल कर दिया, राहुल और प्रियंका गांधी नामांकन दाखिल करेंगे। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार बना हुआ है, बड़ी सियासी खबरों को डिकोड कर रहे हैं यहाँ पर हम। और इस बीच बड़ी खबर ये है, आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया है। पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में दिल्ली में ये कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया गया। इतना ही नहीं, 27 अप्रैल से आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान का अगला चरण शुरू हो रहा है। इसको लेकर भी पार्टी की तरफ से जानकारी साझा की गई। और खास बात यह कि मंच पर लगातार एक कुर्सी खाली रखी गई, सांकेतिक तौर पर यह बताने के लिए कि जगह अरविंद केजरीवाल की है और उन्हीं के नाम की यह कुर्सी खाली है। तो ये वो कैंपेन सॉन्ग है जो लॉन्च किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल प्रचार प्रसार की कमान थामेंगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी दिल्ली में प्रचार करेंगे, लेकिन कमान जो है वो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के हाथ में ही रहेगी। ये भी आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद है। दीपक, अब जैसे जैसे चुनाव की तारीख, दिल्ली में जो वोट डालने जाने हैं, पंजाब में तो आखिरी चरण 1 जून को वोटिंग होगी, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से चुनावी कैंपेन मोड में आती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल रोमाना, कुछ दिन पहले जिस तरीके से कैंपेन लॉन्च किया था कि जेल का जवाब वोट से, तो आज थीम सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया। लेकिन एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ, एक छोटी सी तस्वीर आप देखिए। अरविंद केजरीवाल के नाम से जो कुर्सी लगाई गई थी वो अभी भी मौजूद है, हालांकि बाकी कुर्सियां भी थी जो अब हट गई हैं, प्रोग्राम खत्म हो गया है। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल की कुर्सी लगातार इसी तरीके से यहाँ पर लगा के रखी, ताकि ये मैसेज लगातार जो आम आदमी पार्टी देने की कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल भले ही जेल में है, लेकिन जेल से वो दिल्ली की सरकार भी चला रहे हैं और पार्टी भी चला रहे हैं। यही वजह है कि पूरा जो थीम सॉन्ग है वो भी अरविंद केजरीवाल के जेल से जुड़ा हुआ नजर आया। नाम दिया गया कि जेल का जवाब वोट से देंगे, ये गाना तैयार किया गया। सुनीता केजरीवाल इसलिए फ्रंट में नजर आएंगी क्योंकि वो सीधा मैसेज देंगी कि वो अरविंद केजरीवाल से क्या बातचीत करती हैं, अरविंद केजरीवाल उन्होंने क्या बात बताते हैं। इंडिया गठबंधन की जो रैली हुई थी झारखंड में, उसमें भी उन्होंने सीधे तौर पर यह बताया था कि अरविंद केजरीवाल किस तरह की बातें उनसे कहते हैं, देश के बारे में क्या सोचते हैं। तो यही वजह है कि कल से या परसों से सुनीता केजरीवाल भी आपको दिल्ली में रोड शो करती हुई नजर आएंगी और ये बात बताएंगी कि आखिर क्यों इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश जो है आम आदमी पार्टी कर रही है। बड़ा मुद्दा यही कि जेल का जवाब वोट से, इसी के इर्द गिर्द पूरा ताना बाना आम आदमी पार्टी ने बुन लिया है चुनाव के लिए। बिल्कुल, जेल का जवाब वोट से, यही वो नारा। और अब इसी नारे को सुरों में पिरोकर कैंपेन सॉन्ग लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने लॉन्च कर दिया है आज। बहुत शुक्रिया आपका दीपक रावत इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, पूरी तरीके से आक्रामक अंदाज में आम आदमी पार्टी आज सामने नजर आ रही है। तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को जान का खतरा आम आदमी पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ में जान का खतरा है, ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। संजय सिंह ने ये बात कही है, सुनिए। आपको मालूम है जेल के अंदर हत्या भी हो चुकी है,
एक नहीं कई हत्या हो चुकी है। तो जब मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है, जब मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गहरा षड्यंत्र चल रहा है, जब मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के जीवन के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आप लोग यकीन नहीं करते। भाई ऐसी ही कोई घटना जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल के साथ हो जाएगी, कौन जवाब देगा? बाद में मुंह बना के कैमरे पे आ जाएंगे लोग, बाद में मुंह बना के कैमरे पे आ जाएंगे। जब तिहाड़ जेल के अंदर हत्या की घटना हो चुकी है, एक नहीं कई हत्या, मैं बता रहा हूं, पिछले 1-1.5 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा। तो अरविंद केजरीवाल के साथ भी ऐसी घटना को ये लोग अंजाम दिला सकते हैं। शातिर लोग हैं, खतरनाक लोग हैं। तो तिहाड़ में सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा, ये भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। और दूसरी तरफ चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च हो गया है, लेकिन सवाल बड़ा है, आम आदमी पार्टी माइनस केजरीवाल चुनावी कैंपेन, ऐसे में कितनी रहेगी धारदार? अभय दुबे जी, देखिए, अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद में, उससे पहले मनीष सिसोदिया जेल गए, संजय सिंह भी जेल में रहे, तो उससे शुरू में इस प्रकार की चर्चा शुरू हुई थी कि अब आम आदमी पार्टी का पूरा सांगठनिक शिराजा और जो कुछ भी उसमें जोशो खरोश है सब ढह जाएगा। डिसएडवांटेज आम आदमी पार्टी, नुकसान होगा उसको और उनके लिए बहुत बड़ा भारी संकट होगा। लेकिन उनकी जो युवा नेताओं की जो कतार है, उन्होंने इस पूरी परिस्थिति को काफी संभाला है और वो लगातार आम आदमी पार्टी को चर्चा में रखे हुए हैं, बहस में रखे हुए हैं। और ऐसा देखने में लगता है कि उनके पास एक सिलसिलेवार रणनीति है, जिसके आधार पर वो कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, जिसके आधार पर वो राजनीतिक लड़ाई भी लड़ रहे हैं, चुनावी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। कितने सफल होंगे, क्या नहीं सफल होंगे, ये एक अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका हस्तक्षेप समाप्त हो गया हो, ऐसा नहीं है कि उनकी चुनौती जो है वो खत्म हो गई हो, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा जरूर लगता है आम आदमी पार्टी की पूरी रणनीति को देखकर कि शायद उसने पहले से इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि क्या कुछ हो सकता है, और इसीलिए प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सब तैयार, और उसी के अनुरूप आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। प्रदीप जी, बिल्कुल तैयार, खाका तैयार था, उनके पास रणनीति तैयार थी। एक सबसे बड़ी चूक जो अरविंद केजरीवाल के असेसमेंट में हुई, मेरी समझ से, उनको लग रहा था कि चुनाव का समय है, चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है, तो सरकार जो है और एजेंसी उनको गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं करेगी, उसकी सिंपैथी मिलेगी, इस डर से उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। वो उनकी स्ट्रेटजी का पार्ट नहीं था। और उनकी गिरफ्तारी के बाद से लगातार आम आदमी पार्टी ऐसे कुछ न कुछ जो है मुद्दे उठा रही है, जिससे आम आदमी पार्टी और खासतौर से केजरीवाल को सिंपैथी मिले। कोई सिंपैथी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है दिल्ली में। और वैसे भी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से लोग आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीद भरी नजर से देखते नहीं। ये पिछले 2 लोकसभा चुनाव बताते हैं। इस लोकसभा चुनाव में भी दिल्ली में कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है आम आदमी पार्टी के प्रोस्पेक्ट को लेकर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। सिंपैथी वेव नहीं है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद। और जिस तरीके का पैटर्न 14 और 19 में रहा है कि लोकसभा में, विधानसभा में ठीक है आम आदमी पार्टी, लेकिन लोकसभा में बीजेपी की तरफ वोट पूरा शिफ्ट हो जाता है, वही पैटर्न इस बार भी? नहीं, देखिए, मेरे पास कोई पैमाना नहीं है ये मापने का कि सिंपैथी वेव है कि नहीं है। अब 2014 और 19 के चुनाव जिन परिस्थितियों में हुए, 2024 की परिस्थितियां अलग हैं। 2014 और 19 में कांग्रेस आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं था, इस बार गठबंधन है। 2014-19 में अरविंद केजरीवाल जेल नहीं गए थे, इस बार जेल गए हैं। तो ये आपदा में अवसर भी आम आदमी पार्टी तलाश रही है और वो कोशिश कर रही है कि अब अरविंद केजरीवाल की जेल यात्रा को एक तरह से एक शहीदी मुद्रा में आपको रोकना पड़ेगा सर, हमें दर्शकों को लेकर चलना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के आगरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा में संबोधन शुरू हो गया, सुनते हैं। लेकिन दुनिया भर में जो हथियारों के दलाल है, जो पुरानी सरकारों में घूस देकर के अपना काम करा लेने के एक्सपर्ट हो गए थे और पुरानी सरकारों में बैठे हुए लोगों को भी ये मलाई खाने को मिलती थी, उनको भी मजा आता था। ऐसे सारे लोग अब मोदी जब शस्त्रों को यहां बनाने की बात करता है, देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात करता है,
तो बौखला गए हैं, बहुत नाराज हैं। वो नहीं चाहते कि भारत की सेना आत्मनिर्भर बने, इसलिए वो मोदी के विरुद्ध एकजुट हो गए हैं। इन ताकतों को रोकने के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए, देश की सुरक्षा के लिए फिर एक बार बीजेपी एनडीए सरकार लाना बहुत आवश्यक है। भाइयों और बहनों, मोदी की गारंटी सबका साथ, सबका विकास की है, लेकिन सपा कांग्रेस के इंडी गठबंधन के लिए देश से भी पहले उनका वोट बैंक और उनके लिए उनका वोट बैंक खास है। हमारा 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो या फिर भाजपा का संकल्प पत्र, हम जोर दे रहे हैं सेचुरेशन पर। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के लिए हुंकार भरते हुए, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जिसने चुनावी कैंपेन का सॉन्ग लॉन्च कर दिया है, लेकिन बिना अरविंद केजरीवाल के धार नजर आ रही है। देखिए, दो बातें हैं। केजरीवाल के बिना आम आदमी पार्टी ढही नहीं, ये एक सच बात है। लेकिन आम आदमी पार्टी का कैंपेन के लीडर या पार्टी के लीडर केजरीवाल हैं। अगर केजरीवाल जेल के बाहर होते तो ये कैंपेन दूसरे तरीके से होता और ये ताकतवर लड़ाई के तौर पर आम आदमी पार्टी दिखाई देती, जो आज उनके पास कोई उस तरह का नेता नहीं है जो पंजाब में, दिल्ली में या देश के दूसरे हिस्सों में जा पैन इंडिया कर सके। तो केजरीवाल की एब्सेंस उसके धारदार कैंपेन में कमी दिखाई देती है, लेकिन उनके बिना भी ये पार्टी संगठन को मजबूत तरीके से चला रही है। और जैसे अभय जी ने जिक्र किया कि यूथ लीडरशिप है और उनका वोटर भी यूथ है, इसलिए आप कैंपेन सॉन्ग देख रहे हैं वो रैप पर बनाया हुआ है, तो वो फोकस उनका यूथ को लेकर है। और उसके साथ जो टारगेटेड वोटर है उसको पूरी तरीके से फोकस करते हुए चुनावी कैंपेन जो लॉन्च कर दिया गया।